नमस्कार मित्रों, बालोतरा आश्रम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो रीट का सिलेबस है उसके अनुसार इकाई नंबर 1 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई नंबर 1 के हमने पीछे के जितने भी बाल विकास, विकास, अभिवृद्धि, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, इनको लेकर के फिर विकास के आयाम, इन सभी टॉपिकों को लेके हमने बात की है। अब हमारे पास विकास के आयाम नामक टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने शैशवावस्था में विकास के विभिन्न आयामों के बारे में बात कर ली थी और बाल्यावस्था में हम प्रवेश कर चुके थे। बाल्यावस्था की परिभाषाएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं एवं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इसको लेकर हमने बात कर ली थी। आज हम उससे आगे की बात करते हैं। तो आज हम जो बाल्यावस्था है उसमें विकास की वृद्धि या गति होती है वो शैशवावस्था की तुलना में थोड़ी कम होती है, धीमी होती है। मतलब ये होता है कि बाल्यावस्था में विकास की वृद्धि, विकास या वृद्धि की जो दर होती है वो कम होती है शैशवावस्था की तुलना में। शैशवावस्था में विकास बहुत तीव्र गति से होता है और शारीरिक विकास है वो ऊंचाई एवं वृद्धि में, ऊंचाई एवं विकास में, ऊंचाई में जो वृद्धि होती है और भार में भी वृद्धि होती है। ऊंचाई में मात्र 10-12 इंच का ही विकास हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हम सामाजिक रूप से छात्र में वृद्धि होती है। जैसे पहले वो घर परिवार में रहता था, अब उसका जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ चुका है। अब वो विद्यालय जाने लगता है तो उसका माता पिता से, परिवार, आस पड़ोस, पास पड़ोस, समाज, विद्यालय, उसकी टोली, उससे उसका क्षेत्र विकसित हो जाता है। सामाजिक रूप से वो और थोड़े बड़े क्षेत्र में चला जाता है और अच्छे बुरे की अवधारणा को समझने सीख जाता है। नैतिकता का बोध हो जाता है। बालक में नैतिकता का विकास हो जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ क्या होता है। उन सभी में उसके स्थान पर किसी के साथ बुरा होता है तो उसके स्थान पर अपने स्वयं को रख कर वो देखता है, तो नैतिकता का विकास होता है इस अवस्था में, बाल्यावस्था में। जैसा कि हमने पहले शैशवावस्था में बात की थी कि नैतिकता का अभाव होता है और हमारी बाल्यावस्था में नैतिकता का विकास होता है, नैतिकता का बोध होता है, अच्छे बुरे की जानकारी उसको होती है। शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना, बड़ों की अपेक्षा उसके ऊपर और बढ़ जाती है कि बालक ये सीखे। इस समय में बालक विद्यालय जाना शुरू कर देता है तो विद्यालय में माता पिता की अपेक्षा होती है कि अन्य बालकों से वह ज़्यादा सीखे, तो उसके शारीरिक क्षमता में तेज़ी से वृद्धि होती है। इस अवस्था में शारीरिक क्षमता होती है, उसमें वो प्रोफिशिएंसी, उसमें कुशलता हासिल करता है। तो दोस्तों, बालक है वो इस समय विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो अब हम बाल्यावस्था में जो विकास है उसके विभिन्न आयाम हैं, उन आयामों को लेकर हम बात करते हैं। तो जो हमारा इसका पहला पॉइंट है जो बाल विकास का, उसमें हम शारीरिक विकास को लेते हैं कि बालक का बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, जो इसका विकास के जो हमने नियम पढ़े थे, विकास के जो सिद्धांत पढ़े थे, उसमें विकास के यहाँ पर मुख्य रूप से 2 सिद्धांत कार्य करते हैं। एक हमने बात की थी कि सिर से पैरों की ओर जो विकास है वो होता है सिर पदाभिमुखी। मतलब ये होता है कि हमने पहले विकास के नियमों में बात की थी कि बालक का जो सिर है वो पहले विकसित होता है, फिर धीरे धीरे उसके पैर विकसित होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो उस समय वो शरीर को और बैठा नहीं हो सकता, सिर को ऊपर नहीं रख सकता, उसको हम उठाते हैं तो भी सिर नीचे ही रहता है। धीरे धीरे उसके सिर का विकास हो जाता है, फिर वो सिर को अपने हिसाब से ऐसे रख सकता है। फिर उसके पैरों का विकास होता है, विकास सिर से पैरों की ओर बढ़ता है, फिर उसके पैरों का विकास होता है, तब जाके वो 12-13 माह में चलने लगता है। अब हम दूसरा इसका सिद्धांत है कि समीप से दूर की ओर होता है। तो इसमें यह होता है कि सबसे पहले उसके केंद्र से विकास होना प्रारंभ होता है, फिर जाके धीरे धीरे उसके बाजुओं का, फिर उसके कोहनियों का, फिर हथेलियों का और फिर अंगुलियों का विकास होता है। इसको हमने भी विकास के सिद्धांतों में उदाहरण के द्वारा समझा था
कि बालक किसी भी वस्तु को पहले पकड़ना चाहता है तो वो दोनों हाथों का प्रयोग करता है, फिर वो धीरे धीरे एक हाथ का प्रयोग करता है, फिर वो अंगुली से भी पकड़ सकता है। जैसे लिखना प्रारंभ करता है बालक, छोटे बालों को लिखना प्रारंभ करवा देते हैं तो वो पूरी हाथ में ऐसे पेन को पकड़ता है। आज छोटा बालक ऐसे पकड़ता है, फिर पूरे हाथ से, फिर उसके अंगुलियों का विकास हो जाता है। तो ये विकास के जो सिद्धांत थे उनके बारे में हमने बात की थी। फिर होता है कि बच्चे बड़े होते हैं तो वे पतले दिखते हैं। जब बालक के विकास होता है तो उनकी हाइट बढ़ती है तो वो पतले दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके धड़ की लंबाई बढ़ती है, उनके शरीर की लंबाई बढ़ती है और शरीर में वसा की मात्रा है वो घट जाती है, इसलिए बालक पतले दिखाई देते हैं। और मस्तिष्क और सिर का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बालक के जो मस्तिष्क है उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है और इस समय वो नेत्र एवं हस्त का समन्वय करना सीख जाता है। आँखों के साथ साथ में उसका हाथ कार्य करना लग जाता है बालक का, क्योंकि हमने शैशवावस्था में पढ़ा था कि बालक का जो नेत्रों का विकास है वो 1 साल तक धीरे धीरे जाके प्रौढ़ों के बराबर होता है, तो वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। तो इस अवस्था में, बाल्यावस्था में आते आते वो नेत्र और हाथों के बीच में समन्वय स्थापित करना सीख जाता है। इस समय वो विद्यालय जाता है तो पेंसिल को पकड़ना सीख जाता है, उससे लिखने का प्रयास करता है और उसमें भी योग्यता वो प्राप्त कर लेता है। लिखने का प्रयास करता है और उसमें योग्यता प्राप्त कर लेता है। फिर है कि बालक परिपक्व होता है। ये सारे कार्य है वो शरीर का विकास, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, सिर का विकास होता है, उससे ये सारे कार्य परिपक्वता होने के कारण वो ये इस कार्यों को कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम उत्तर बाल्यावस्था, हमने बाल्यावस्था को वैसे देखें तो शैशवावस्था को हमने 6 वर्ष तक लिया था, लेकिन बाल्यावस्था को भी हमने 2 भागों में बांट कर देखते हैं। तो 2 से 6 वर्ष तक की आयु होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। उसके बाद की 6 से 12 वर्ष की आयु होती है उसे हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं या फिर विलंबित बाल्यावस्था कहते हैं। तो दोस्तों, इस अवस्था में बालक में बल एवं आकार में सार्थक वृद्धि होती है। बालक में ताकत आती है, बल आता है और आकार बढ़ता है बालक का। और लंबाई की बात करें तो लंबाई मात्र 10 से 12 इंच ही बढ़ोतरी होती है, जबकि 12 वर्ष की आयु तक का वजन उसका 80 से 90 पाउंड तक हो जाता है। बालक के भार में वृद्धि होती है। भार में वृद्धि होने का मुख्य कारण हमारे पास है कि उसका जो कंकाल है, हड्डियां होती है और पेशीय तंत्र है, उसमें उसका विकास होता है और उसके साथ साथ शरीर के कुछ अंग होते हैं उसके आकार बढ़ते हैं। शरीर के अंगों का आकार बढ़ता है और उसका कंकाल, उसकी हड्डियां है वो मजबूत होती है। इसी के कारण उसके वजन है उसमें वृद्धि होती है और इसका जो लंबाई होती है वो थोड़ी कम होती है और उसके भार में वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। तो बालक के दांतों की बात करें तो स्थायी दांत 32 स्थायी दांत होते हैं, उसमें से इस अवस्था तक 28 स्थायी दांत होते हैं वो आ जाते हैं। वैसे पहले दूधिया दांत आते हैं, दूधिया दांत आने के बाद में वो वापस गिरते हैं, उसके बाद में वो वापस नए आते हैं। तो बाल्यावस्था के अंत तक उसके 28 स्थायी दांत होते हैं। 32 में से वो सारे आ जाते हैं। पीछे बचे हुए 4 दांत है वो किशोरावस्था में आते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास की बात करेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने पहले बात नहीं की थी, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो आज हम जानते हैं कि संज्ञानात्मक होता है, संज्ञान होता है, वो क्या होता है। एक हमारे पास ज्ञान होता है और एक संज्ञान होता है। तो ज्ञान तो हमारे पास किसी भी जानकारी होती है जिसको हमने सीखा है, उसका रिजल्ट होता है ज्ञान। और संज्ञान ये होता है कि हमारा जो मानसिक क्रिया है वो किस प्रकार से करते हैं। किसी भी वस्तु को हम जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो वो हमारी जो मानसिक विकास है, हमारा मस्तिष्क से जो कार्य करने की प्रक्रिया है, उसे हम संज्ञान कहते हैं। किसी भी प्रक्रिया को जानते हैं तो उसे हम संज्ञान कहते हैं। तो हमारे जो मस्तिष्क है उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है। तो दोस्तों, इस समय में संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने दिया था। ये सारे विकास के आयाम कंप्लीट करने के बाद में हम
इन विकासों के जो सिद्धांत है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का। इन सभी सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे, एक एक सिद्धांत को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो बालक का बाल्यावस्था में जो विकास है वो ठोस होता है। ठोस का मतलब होता है कि मूर्त होता है। जो भी वस्तु होती है उनके सामने वो संक्रियात्मक चिंतन करता है, मतलब तर्क का विकास यहाँ पर हो जाता है। बालक है वो लॉजिकल हो जाता है, लेकिन वो लॉजिक सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के सामने लगा सकता है, मूर्त वस्तुओं का वो लॉजिक लगा सकता है। इसके बाद में बालक में जो जीवन मृत्यु का संप्रत्यय है उसके बारे में भी समझ लेता है कि बालक का जीवन होता है, जन्म होता है और मृत्यु होती है। इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से बालक समझ लेता है 12 वर्ष की आयु तक। जैसा कि हमने शैशवावस्था में बात किया था, तो उनको जन्म और मृत्यु के कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं हुई थी, लेकिन जन्म, जीवन और मृत्यु के बारे में समझ आ गई थी। और बालक में मृत्यु के बाद जीवन का संप्रत्यय, कि मृत्यु के बाद बालक व्यक्ति कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, ये भी उसमें आ जाता है। और वो जिस परिवेश में रहता है, धार्मिक माता पिता के साथ रहता है, तो उसका ये समझ स्थापित हो जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद में वो वापस जन्म लेता है। इसके बाद में मुद्रा संबंधी संप्रत्यय का विकास हो जाता है। मुद्रा में ये होता है कि रुपये पैसों की काउंटिंग वगैरह वो उसको समझ जाता है। और 9 वर्ष की आयु में वो दिनों के बारे में, दिनों के नाम में के बारे में, आज क्या दिन है, महीनों के नाम के बारे में, आज दिनांक, समय, वार, इन सभी के बारे में वो सीख जाता है। इसके बाद में वो गिनती लिखना और सीख जाता है, गिनती लिखना सीख जाता है बालक। और छोटी कहानियाँ एवं कविताओं को भी दोहराना सीख जाता है। बालक जब पहली बार विद्यालय जाता है तो वह उसको बहुत अच्छे अच्छे काव्य कविताएं सुनाई जाती है, कहानियाँ सुनाई जाती है। बालक जब इस अवस्था में होता है तो उसे कहानियाँ एवं कविताएं बहुत अच्छी लगती है। उसको जो बोलते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये कविताएं जो होती है उसे वो बार बार दोहराता है, विद्यालय में सीख जाता है, उसे घर पर भी दोहराता है। इसके बाद में 10 वर्ष की आयु तक वह बालक जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सारा सीख जाता है। किसी दो वस्तुओं में समानता, भिन्नता और उसका कारण बताना, किसी भी वस्तु की या किसी भी बात की व्याख्या करके भी बता सकता है। और नर नारी में भेद, ये सारी बातें हैं वो बालक इस संज्ञानात्मक विकास के सीख जाता है। ये संज्ञान का विकास बालक का हो जाता है। ये मानसिक क्रिया बालक बाल्यावस्था के अंत तक करने में सक्षम हो जाता है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सारे हिंदी की किताब पढ़ना लगभग तक इस अवस्था में वह सीख जाता है। और किसी भी वस्तु में भिन्नता करना और उसमें क्या समानता है उसको भी निकाल कर वो समझ जाता, सीख जाता है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक विकास की। तो बालक में सामाजिक विकास कैसे होता है, इस अवस्था तक किस उसका क्या स्तर होता है, समाजीकरण कैसे होता है, इसको लेकर हम अभी बात करते हैं। तो बाल्यावस्था में बालक विद्यालय में प्रवेश करता है। इससे पहले वो अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में, परिवार में रहता है। और बाल्यावस्था में बालक विद्यालय जाता है, घर से विद्यालय जाता है, तो उसकी दुनिया एक नई बन जाती है, उसके नए नए दोस्त बनते हैं, वह टोली में रहना सीखता है। विद्यालय में बालक का विधिवत रूप से समाजीकरण होना प्रारंभ होता है, क्योंकि विद्यालय है वो समाज का एक एजेंसी है जो बालकों को अच्छा नागरिक बनाना सिखाता है, समाजीकरण करता है, समाज के नीति नियमों को सिखाता है। तो सामाजिक व्यवहार के कुछ प्रतिमान होते हैं जिसे वह विद्यालय में सीखता है। अब है कि सामाजिक अनुमोदन होता है। सामाजिक अनुमोदन का मतलब ये होता है कि बालक यह चाहता है कि हर व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे। बालक हर किसी के नज़र में अच्छा बनना सीखता है, अच्छा बनता है कि हर किसी की नज़र उस पर हो और हर कोई उसी की प्रशंसा करे। सामाजिक अनुमोदन इसे कहते हैं। फिर बालक है अति संवेदनशीलता आ जाती है। अति संवेदनशीलता का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी बातों पर बालक नाराज़ हो जाता है। मतलब ये होता है कि ये घर में अक्सर देखने को मिलता है कि ये पहनो तो वो कहता है ये नहीं पहनूंगा, खिलौना ला कर दो मुझे, नहीं ला कर देते हैं तो बालक है वो नाराज़ हो जाता है। तो इसे हम अति संवेदनशीलता कहते हैं।
तो ये जो गुण है वो सामाजिक विकास के बालक के बाल्यावस्था में पाए जाते हैं। फिर हमने बात की कि संसूच्यता एवं प्रतिसंसूच्यता। इसका मतलब ये होता है कि किसी सुझाव को बालक ग्रहण करता है और किसी सुझाव को इनकार कर देता है। जैसे हमने बात की कि बाल्यावस्था टोली की अवस्था होती है, तो वो उसके टोली में जितने भी उसके दोस्त होते हैं, उसके मित्र होते हैं, मित्र मंडली होती है, तो उनके सुझावों को तो वो बिना बहस किए हुए स्वीकार कर लेता है। उसकी आयु के जितने भी बालक होते हैं वो मानता है कि ये सारे सही कहते हैं और वह सही बात है। और दूसरे बड़े होते हैं वो उनको पढ़ने के लिए कहते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये हमें उपदेश देते हैं, हमें मॉनिटर करते हैं। तो जब बालक है वो अपने बराबर के अपनी टोली के लोगों का, अपने मित्रों के जो सुझाव मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इसे हम संसूच्यता कहते हैं या सुझाव का ग्रहण करता कहते हैं। इसके विपरीत जब शिक्षक, उसके घर परिवार के लोग, माता पिता, वयस्क जो उसकी आयु से बड़े हैं, उनके सुझावों को मानता नहीं है, उसके विपरीत कार्य करना प्रारंभ कर देता है, वह सुझाव उसे इनकार कर देता है कि ये मुझे उपदेश दे रहे हैं, सही नहीं कह रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, वह उसे। फिर है इसमें प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा ये होती है, ये 3 प्रकार की होती है। प्रतिस्पर्धा होती है कि इसमें एक तो है टोली में सम्मान के लिए, कि बालक है वो अपनी टोली में ही चाहता है कि उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा है, नज़रअंदाज कर रहे हैं सभी, तो वह उसमें नायक बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है कि मैं सबसे बड़ा बनूं, सबसे अच्छा बनूं, ताकि हर व्यक्ति मेरी टोली के हैं वो मेरी बात माने। नेतृत्व करने की भावना इसमें, जब ये सम्मान, टोली में सम्मान प्राप्त करने की उसकी इच्छा जागृत होती है, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसके बाद में उसका समाजीकरण कैसे होता है कि इसमें कलह उत्पन्न होती है, विद्वेष उत्पन्न होता है, टोली के जो मित्र होते हैं उसमें लड़ाई उत्पन्न हो जाती है। फिर है कि दूसरा इसका प्रतिस्पर्धा है वो एक टोली से दूसरी टोली से होती है। एक टोली से दूसरी टोली से जब 2 टोलियां बन जाती है, जैसे एक लड़कों की बन गई, एक लड़कियों की बन गई, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक समलिंग में रहना पसंद करते हैं, अपने ही लिंग के विद्यार्थियों के साथ, अपने ही लिंग के बालकों के साथ मित्र बनाना चाहते हैं। वो प्रतिलिंग के प्रति प्रतिकर्षण करते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। तो इसमें एक टोली से दूसरी टोली में जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो इसमें से एकता का और आपसी सहयोग का भाव उत्पन्न होता है। इसमें समाजीकरण की प्रक्रिया में एकता एवं आपसी सहयोग का भाव कैसे उत्पन्न होता है, जैसे कि पहले नंबर प्रतिस्पर्धा थी वो टोली के अंदर ही थी। जब एक टोली का प्रतिस्पर्धा दूसरी टोली से होती है तो वो सभी एक हो जाते हैं कि हमारी टोली कमतर या ज़्यादा ताकतवर नहीं होगी, हम सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपस में झगड़ते भी हैं तो भी एक हो जाते हैं। इसलिए एकता एवं आपसी सहयोग हो जाते हैं, सहयोग से दूसरी टोली पर विजय प्राप्त करने की प्रयास करते हैं। फिर तीसरी प्रतिस्पर्धा होती है वो टोली का समाज की संगठित एजेंसियों से होती है, जैसे विद्यालय है, विभिन्न प्रकार की जो भी समाज की संगठित एजेंसियां हैं उनसे वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए उनसे स्वतंत्र होने की जो भी समाज के नियम हैं उनकी खिलाफत करते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसमें से ये स्वतंत्रता का गुण विकसित होता है। तो प्रतिस्पर्धा की 3 प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है और 3 प्रकार प्रतिस्पर्धा में भी अलग अलग प्रकार का समाजीकरण होता है। तो इससे कई से एकता बढ़ती है। किससे फिर हमने अभी बात की कि बाल्यावस्था में बालक है वो समलिंगी समूहों में सामूहिक खेलों में भाग लेते हैं, वो ईमानदारी का प्रदर्शन करते हैं, सहयोग व ईमानदारी की। हमने बात की कि इस अवस्था में बालक है वो अपने समान लिंग में रहना चाहते हैं और समलिंगी होते हैं और अपने समान लिंग के दोस्तों के साथ समूह बनाते हैं, जिसे हम टोली कहते हैं, और सामूहिक खेल खेलना प्रारंभ करते हैं, उनमें भाग लेते हैं और सहयोग की भावना से और ईमानदारी के साथ वे खेलों को खेलते हैं। फिर इसमें एक उत्तरदायित्व की भावना होती है। एक उत्तरदायित्व का भाव ये होता है कि बालकों को सौंपे गए कार्यों का अच्छे तरीके से या ढंग से उस कार्य को आत्मविश्वास के साथ करते हैं। शिक्षक ने उसे कोई कार्य सौंप दिया तो वह उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो बालक है वो अपने व्यवहार में अच्छे तरीके से कार्य करते हैं।
तो दोस्तों जो बालकों में उत्तरदायित्व की भावना होती है वह उसको सौंपे गए कार्यों को एक अच्छे तरीके से अच्छी योजना बना करके उसको अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करने का जो उसके भाव है उसमें उत्तरदायित्व है उसे वह पूर्ण करता है, तो इसे उत्तरदायित्व कहते हैं। और बालक इसे अवश्य करते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक ने उसको मॉनिटर बना दिया तो वह उसको बखूबी रूप से करेगा। तो इससे बालक में आत्मविश्वास बढ़ता है कि शिक्षक ने जो कार्य दिया उसे कंप्लीट कर दिया, तो उसमें एक आत्मविश्वास आता है कि ये कार्य हम कर सकते हैं। फिर इससे कठिन से कठिन कार्यों को करने का भी उत्तरदायित्व ले सकते हैं। तो इससे बालकों में बहुत विकास होता है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। फिर इसमें सामाजिक सूझ का विकास होता है, सोशल इंसाइट। सामाजिक जो भी परिस्थितियाँ होती है उसका प्रत्यक्षीकरण करके उसका अर्थ समझना सीखते हैं कि जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ उनके सामने आए उसका अर्थ वो समझना सीख जाते हैं। तो दोस्तों ये सामाजिक विकास है। फिर हम बात करते हैं कि टोली के बारे में। टोली के बारे में हमने बात किया था कि टोली समलिंगी व्यक्तियों का जो समूह है, टोली समलिंगी बालकों का समूह है। और ये बालकों का समूह जिसे हम टोली कहते हैं, जो विद्यालय में घर में अपने दोस्त बनाते हैं उसे हम टोली कहते हैं। तो इस अवस्था में इस बाल्यावस्था में बाल्यावस्था को टोली की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बालक एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं समलिंग में। तो हैविंग हार्ट्स मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने टोली के द्वारा 4 तरीके से समाजीकरण करने की प्रक्रिया के बाद कही है। मतलब ये कहा है कि टोली से 4 प्रकार का लाभ होता है। तो इसमें बालक है वो मिलजुल कर रहना सीखते हैं, मिलजुल करके व्यवहार करते हैं, जिससे समाजीकरण होता है, एक दूसरे में विश्वास करते हैं, इसीलिए तो टोली बनती है। फिर टोली में बालक है वो विवेकपूर्ण अंतःकरण विकसित होता है और इसमें मदद मिलती है। विवेकपूर्ण विवेक का विकास होता है। सामाजिक एवं नैतिक जो मान्यता है उसको समझते हैं, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो ये टोली में होता है। टोली के अनुभवों द्वारा बालक को उचित मनोवृत्ति का विकास होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर गहरा संपर्क बनता है एक दूसरे विद्यार्थी के साथ, वो उसको पसंद करता है, वह उसको पसंद करता है। इस प्रकार से एक दूसरे में संबंध बनता है, संपर्क बनता है। फिर सांवेगिक संतुष्टि मिलती है उन्हें, संवेगात्मक से वो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उन्हें सांवेगिक रूप से वो संतुष्टि प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि टोली के फायदों के बारे में बात किया, तो टोली है वो कभी कभी टोली के कुछ कुप्रभाव भी है। अगर यदि हमने अच्छे तरीके से उस टोली पर ध्यान नहीं दिया तो बालकों में विभिन्न प्रकार के कुप्रभाव जो असामाजिक होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। टोली की बातों में आकर के माता पिता से बगावत कर बैठते हैं। जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि बालक है वो अपनी टोली से, अपने जो आयु से बालक है उनके जो भी है उनकी बात मानते हैं, तो अपने से बड़ों और वयस्कों की बात नहीं मानते हैं। तो वो टोली के जो लोग हैं, जो बालक है, उनकी बातों में आकर के अपने माता पिता से बगावत कर बैठते हैं। जो माता पिता कहते हैं उसकी बातें नहीं मानते हैं। फिर सामाजिक अनुभूतियों में, जैसे कि लड़कों तथा लड़कियों में भेदभाव हो जाता है। ये कैसे होता है कि एक टोली में 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं वो किशोरावस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो 12 वर्ष के बाद है जो बालक है उनमें किशोरावस्था के गुण आ जाते हैं, तो वो फिर प्रतिलिंगी आकर्षण में आ जाते हैं समलिंगी को छोड़ के। और जो 6 वर्ष के बालक होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, वो लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो जो किशोरावस्था में बालक आ जाते हैं वो विषमलिंगी बन जाते हैं, तो वो फिर लड़के लड़की में किसी को वो अपने समूह में सम्मिलित करना चाहते हैं। तो जो 6 वर्ष से है या 12 वर्ष से छोटे बालक है वो इसका विरोध करते हैं। फिर 2 प्रकार की टोलियां होती हैं, तो हमने लड़के और लड़कियों की, तो हमने पीछे टोली से प्रतिस्पर्धा की बात की। तो ऐसे इन दोनों में वैर भाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो एक सामाजिक प्राणी के लिए, समाज के लिए लाभदायक नहीं है। फिर पूर्वाग्रह एवं पूर्व धारणा से विकसित हो जाते हैं। जैसे कि लोग होते हैं कि वो उसमें किसी दूसरी जाति, धर्म, व्यवसाय, समुदाय के लोगों के प्रति पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह के कारण उसको नीच मानते हैं, छोटा मानते हैं।
और कोई अपने आप को बड़ा कहते हैं। तो जो ये पूर्वाग्रह का विकास है वो टोली में लोग अपने बातों को मानते हैं। तो इस वजह से तो कभी कभी सामाजिक अपचार की बात आती है। बालक का अच्छे तरीके से विकास नहीं हो जाता है। जैसे नैतिक विकास में हमने बात की कि बालकों की बातों को नहीं मानते हैं तो बालक कुंठित हो जाते हैं। फिर वो सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ही सामाजिक अपचार है और वो फूलों को तोड़ते हैं। ऐसे कई असामाजिक कार्य करते हैं जिसे हम सामाजिक अपचार कहते हैं। अब हम दोस्तों संवेगात्मक अवस्था की बात करते हैं। तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो संवेगात्मक स्थिरता बालक में आ जाती है। हमने बात की थी कि शैशवावस्था में बालक संवेगात्मक से अस्थिर होता है। उसके संवेग स्थिर नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, एक सेकंड में बदल सकते हैं और उसमें स्पष्टता नहीं होती है। तो बाल्यावस्था आते आते बालक के संवेग है वो स्थिर हो जाते हैं, संवेगों में स्थायित्व आ जाता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे संवेगों की अस्पष्टता कैसे होती है, तो बालकों में संवेगों की अस्पष्टता, जैसे हमने बालकों को खिलौना दे दिया तो बालक हंसने लग गया और उसके सामने से तुरंत ले लिया तो रोने लग गया, एक सेकंड भी नहीं लगा। तो ये संवेगों की अस्पष्टता थी और स्थायित्व नहीं थे। फिर एक संवेगों पर बालक नियंत्रण करना सीख जाता है और शिष्टता आ जाती कि उसको कौन से संवेग प्रदर्शित करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, वह उस पर नियंत्रण करना सीख जाता है। और धीरे धीरे बाल्यावस्था के अंत तक वह बालक ये जान जाता है कि बड़ों को कौन सी बात अच्छी लगे वही उसका प्रदर्शन करता है। और हर किसी संवेग का ये एक अनोखा काल है। इसलिए रोस ने कहा था कि ये मिथ्या परिपक्वता का काल है। ये अनोखा काल क्यों है? क्योंकि बालक अपना जो संवेग है उसे प्रदर्शित करना भी चाहता है लेकिन प्रदर्शित नहीं कर पाता है, दमन कर लेता है। तो संवेगों का दमन करता है बालक। फिर हमें एक शिक्षक होने के नाते संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को बालक के संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए बल्कि मार्गान्तीकरण करना चाहिए, उदात्तीकरण करना चाहिए। संवेगों का दमन करने पर बालक है वो उसकी इच्छा दमित मन में चली जाती है। फिर वो बालक जो करना चाहता है उसे कर नहीं पाता है। तो एक शिक्षक को बालकों के जो संवेग है उसे दमित नहीं करना चाहिए। बालकों का जो संवेग है उसको प्रदर्शन करने का एक शिक्षक को पूरा अवसर देना चाहिए ताकि बालक अपने संवेगों का प्रदर्शन कर सके। इस समय बालक में जो डर है वो कम भी होता है, बढ़ भी जाता है कि शिक्षक हमें क्या कहेंगे, डांटेंगे। इस वजह से वो संवेगों का दमन करता है। तो एक शिक्षक को विद्यार्थियों का प्रिय साथी बन के, उसकी टोली का मित्र बन के उन सभी संवेगों का प्रदर्शित करवाना चाहिए, दमन करने से रोकना चाहिए। तो इस समय हमने एक मार्गान्तीकरण और उदात्तीकरण का जो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब ये होता है कि बालक है वो दमन करेगा तो असामाजिक कार्य जो भी उसके कार्य है उसको क्रियात्मक और रचनात्मक कार्यों में बदल दिए जाए। उसका जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है, उसको उसके अच्छे कार्यों में उसको लगा दिया जाए। उसके असामाजिक कार्य होते हैं उसको सामाजिक कार्यों में उसके व्यवहार को बदल दिया जाए। इसे हम मार्गान्तीकरण कहते हैं। जो उसका मार्ग है उसको बदल करके अच्छे कार्य पर लगा दिया जाए, ये सामूहिक विकास है। अब दोस्तों हमारे पास इसका जो अंतिम है नैतिक विकास, इसको हम जानते हैं कि बालक का नैतिक विकास किस तरह से होता है बाल्यावस्था में। तो नैतिक विकास का अर्थ हम जानते हैं, इसका कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो मानवीय क्रियाएं होती है जिसके मध्य सही और गलत का जो अंतर होता है उसको समझना ही नैतिक विकास कहलाता है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या गलत है, इसके बारे में जो अंतर कर पाते हैं उसे ही नैतिक विकास कहते हैं। तो क्या सही है और क्या गलत है इसके मध्य जो अंतर है उसे समझ पाना ही नैतिक विकास होता है। जैसे हमने शैशवावस्था में बात की थी कि बालक है वो नैतिकता का अभाव होता है बालक में। तो बाल्यावस्था में बालक नैतिकता से युक्त होता है, वो शिष्टाचार का पालन करते हुए हर सामाजिक नियमों का पालन करता है। फिर इसमें क्या क्या बालक सीख लेता है कि सही गलत का अंतर करना समझ में आ जाता है नैतिकता में।
अपराध बोध की अनुभूति हो जाती है कि मैंने ये गलत किया है तो मुझे दंड मिलेगा और समाज में इसकी मान्यता नहीं है। तो ये एक नैतिकता का विकास है। एक अच्छा इंसान, भला इंसान जिसका अच्छा चरित्र हो, जिसमें नैतिकता का विकास होता है। देवता जैसे लोग होते हैं उसमें नैतिकता परिपूर्ण होती है। फिर किसी में कठिनाई आ गई तो उसमें दूसरों की सहायता करना, किसी की विकट परिस्थिति में सहायता करना, और किसी को दुख है तो सहानुभूति और प्रानुभूति प्रकट करना, इसे ही नैतिक विकास कहते हैं। तो विकास के इन सभी आयामों में दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार की जो बातें थी उसको जानना और समझने का प्रयास किया। बाल्यावस्था में विकास के विभिन्न स्वरूप एंड आयामों के बारे में हमने अच्छे तरीके से समझा, और कल हम इससे आगे किशोरावस्था के बारे में बात करेंगे। किशोरावस्था की जो अवस्था है, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, फिर किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, उसके बाद में विभिन्न आयाम हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस पेज को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत